हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस अपने वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मेजर फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फोर फीचर ऑफ फेडरलिज्म एंड एक्सप्लेन फोर फीचर ऑफ फेडरलिज्म। इस सीबीएसई बोर्ड लगातार 2008, 2019, 2020, 2009, 2008, 2011, 2014, 2020 ये सभी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। वैसे मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ और ये भी एनसीईआरटी का ही है, कोई अलग से पॉइंट नहीं बताएंगे, बट एनसीईआरटी बुक के हटे एक पेज आपको दिखाया बता रहा है। तो आप भी एक टॉपिक डालिएगा अपने नेक्स्ट कल के बाद के वीडियो में, इससे पहले भी मैं वीडियो देख लो पहले। तो उसमें लिखना टॉपिक फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म का फीचर क्या होता है। देखिए वैसे फीचर फीचर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फेडरलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है देयर आर मिनिमम टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला फीचर क्या होता है, देयर आर मिनिमम टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मोर देन भी टू पॉसिबल है, बट यूजुअली कम से कम टू तो जरूर होगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके नीचे एक प्रोविंशियल बोल दो चाहे स्टेट गवर्नमेंट बोल दो। और ये दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा ना, ये दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को जो पावर मिलेगा ना, वो पावर मिलेगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने आप में अपने जुडिक्शन के अंदर में वर्क करने के लिए इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए फेडरलिज्म का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पर आगे फीचर पहला फीचर, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच टू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। मतलब ये कहीं ना कहीं दे दिया डेफिनेशन फिर से फेडरलिज्म का। Usually, a federal has two level of government. A federal has two level of government. One is the government for the entire country. दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। एक गवर्नमेंट ऐसा हो जाएगा होगा जो पूरा कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मान लीजिए कोई कंट्री है और इसमें छोटा छोटा क्या है यूनिट है, लेकिन ये सबके ऊपर एक गवर्नमेंट बनेगा जो सबके लिए काम होगा। पूरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटायर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड द अदर गवर्नमेंट एट द सेम सॉरी एट द स्टेट एंड प्रोविंशियल लेवल। और दूसरा जो गवर्नमेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट होगा या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा। तो आई होप पहला फीचर का मतलब, अगर मान लीजिए एक लाइन में अगर लिखना चाहते हैं फर्स्ट फीचर, तो आप लिखिएगा इन फेडरलिज्म more than two or more than two level of government are present। ये अब लिख दिया, बट उसी को अच्छा से एक्सप्लेन किया टॉपिक डाल के, क्योंकि ये जो भी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स लाइक स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, और वही लिखा हुआ है इन फेडरेशन मिनिमम टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, कम से कम टू लेवल जरूर होगा, टू से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये रहा पहला फीचर। देखिए चलिए आइए हम लोग अब चलते हैं दूसरे फीचर की ओर। ये रहा दूसरा फीचर। देखिए ये रहा सेकेंड फीचर, और सेकेंड फीचर को हम लोग रीडिंग करते। देखिए कहने का मतलब ये हुआ, अपने आप को आप कंसिडर कीजिए, आप एक सिटीजन है। तो आप पर स्टेट गवर्नमेंट वर्क कर रहा है, आप पर आपका लोकल म्युनिसिपल लेवल गवर्नमेंट काम कर रहा है, और आप ही पर सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी वर्क कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट अलग अलग तीन गवर्नमेंट है, बट ये तीनों गवर्नमेंट एक ही सिटीजन पर काम करता है, सेम सिटीजन पर काम करता है। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिटीजन अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए सिटीजन अलग है, और म्युनिसिपल के लिए सिटीजन अलग है, सेम सेम सिटीजन है सभी के लिए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है, और ये जो वर्क करेगा ना अपना जुडिक्शन में। जुडिक्शन का मतलब होता है कौन कौन से एरिया, कौन कौन से इश्यूज, कौन कौन से लेवल तक हम लोग वर्क कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द जुडिक्शन। नहीं कहते कि मेरे अंदर में नहीं है। अगर आप मान लीजिए रोड रोड टूट गया है और जा रहे हैं वार्ड के मुखिया से पूछे रोड क्या टूटा, वो कहेगा नहीं मेरे अंदर में नहीं है, ये राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। रेल में प्रॉब्लम है तो जाइए मुखिया से कंप्लेन करने कि ट्रेन स्लो आती है, ट्रेन लेट आती है, कहेगा नहीं मेरे अंदर में नहीं है, ये किसके अंदर में है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। दैट इज कॉल्ड द जुडिक्शन। कौन कहां तक किस लेवल तक काम कर सकता है, किस लिमिट तक काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द जुडिक्शन। और ये जुडिक्शन बताने वाला कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है सेम सिटीजन सेपरेट जुडिक्शन। मतलब सेम सिटीजन सेपरेट जुडिक्शन। जैसे रोड के लिए किसी और के पास जाओ, टेली कम्युनिकेशन किसी और के पास जाओ, फाइनेंशियल के लिए किसी और के पास जाओ, बैंकिंग के लिए किसी और के पास जाओ, पुलिसिंग के लिए किसी और के पास जाओ,
तो सेम सिटीजन सेपरेट जुरिडिक्शन टॉपिक हो गया। अब देखिए डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न मीन्स रूलिंग करना, गवर्न द सेम सिटीजन्स बट each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation, administration। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन पर गवर्न करता है, लेकिन सबका जुडिक्शन स्पेसिफिक मैटर पर अलग अलग है। जैसे टैक्सेशन अलग है, लेजिस्लेशन अलग है, एक्सिक्यूटिव अलग है, जुडिक्शन अलग है, ठीक है, सबका अलग अलग काम है। तो आई होप समझ गए होंगे कि एक ही सेम ही सिटीजन पे अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करता है, काम करता है। अगर आप एक लाइन लिखना चाहते हैं तो सीधे ऊपर हेडिंग लिख दीजिएगा, सेम सिटीजन्स गवर्न बाय डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट जुडिक्शंस, काम खत्म। बट ये एक आंसर शीट में आपको आंसर टाइप में दिखाया जा रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म की बात करेंगे, ये रहा नेक्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। क्या है समझिएगा अच्छे से। नेक्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म ये वाला देखिए, लिखा हुआ है सुप्रीमेस, ठीक है, सुप्रियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं। तीसरा फीचर ऑफ फेडरलिज्म की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उस कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सबसे ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो 3 टायर में है या 4 टायर में या 2 टायर में है, उसको जो भी वर्क करना है, जो भी जुरिडिक्शन है, ये देने वाला कौन है, ये देने वाला कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट काम करेगा, चाहे एक्सिक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो। वही लिखा हुआ है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रायोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लिखिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब एक्सप्लेन करते हैं। द जुडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको अभी जस्ट बताया था, ये जो भी आपका जुडिक्शन है किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, इट इज स्पेसिफाइड मतलब डिफाइंड, देने वाला कौन है, डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द एग्जिस्टेंस एंड द ऑथोरिटी ऑफ द ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट आर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ गार्डेड, यानी गारंटी। सेफ गार्डेड मतलब क्या हुआ, गारंटी। यानी कहने का मतलब हुआ कि अलग अलग लेवल का जो गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस है या ऑथोरिटी है, ये गारंटी हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। यानी बोल सकते हैं the existence and the jurisdictions of different level of government is constitutionally guaranteed, मतलब कोई इसको छीन नहीं सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हमेशा रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमेशा रहेगा, इसे कोई भी छीन नहीं सकता है। दैट मीन्स इट इज द गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि सुप्रियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो पावर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन देगा, और इसी कारण वो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगा और अपना ऑथोरिटी को पालना करेगा, और कोई इसको छीन नहीं कर सकता। गारंटीड, आप सेफ गार्डेड के जगह क्या लिख सकते हैं, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, ये रहा तीसरा फीचर्स। अब आते हैं हम लोग चौथे फीचर की ओर आते हैं। किसके कौन पे आ रहे हैं हम लोग, चौथे फीचर की ओर आ रहे हैं, और ये रहा फोर्थ फीचर ऑफ व्हाट, फेडरलिज्म, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड, देखिए दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है रिजिड, एक होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वैसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके प्रोविजंस को यूनिलैटरली केवल सेंट्रल गवर्नमेंट 50% प्लस 1 से क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, अमेंडमेंट को अमेंड कर सकता है 50% प्लस 1। ठीक है, इसे बोलते हैं व्हाट, सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसके वैसे बहुत सारे प्रोविजंस को बदलने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, तभी बदल सकते हैं। तो इसीलिए इस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और सॉफ्ट भी है। ठीक है, कैसे, क्योंकि इंडिया के जो गवर्नमेंट है ना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो 3 तरीका से अमेंडमेंट होता है। उसमें एक अमेंडमेंट होता है जो बहुत ही लोकल चीज है, उसमें 50% प्लस 1 अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह दे तो मान लेंगे हाँ अमेंडमेंट हो गया, सुधर गया। एक होता है 2/3 मेजोरिटी, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, यानी कुछ प्रोविजंस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो भी लोग बैठे हुए हैं उसमें 2/3 आदमी चाहिए, 2/3 में तो 66% होता है, तब पास होगा। और एक और ऐसा प्रोविजंस होता है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 2/3 प्लस उस कंट्री का 50% प्लस 1 स्टेट, यानी अगर भारत की बात करें तो 28 स्टेट में 14 प्लस अगर स्टेट ये ओके कहेगा तब पास होगा।
ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं अभी इंडिया के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ओरिजिनल फेडरलिज्म का क्या बोलते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि इसके बहुत सारा प्रोविजंस जो शायद फेडरल नेचर को चेंज करता हो, उसको केवल अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलैटरली सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है। इसमें कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसेंट चाहिए। ठीक है, यही लिखा होगा, मैं दिखा देता हूँ, देखिए। The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by the one level of government। यानी जो मेन फीचर्स है, जो फंडामेंटल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता यूनिलैटरली, मतलब सिंगल गवर्नमेंट कोई भी लेवल का, चाहे समझो सेंट्रल। सच चेंजेस आर रिक्वायर द कंसेंट यानी सपोर्ट ऑफ द बोथ ऑफ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी इंडिया से रिस्पेक्ट बात करते हैं, स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और यूनिलैटरली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। ओके, चलिए, ये रहा चौथा फीचर्स। अब आते हैं हम लोग पांचवें फीचर की ओर, फेडरलिज्म का फिफ्थ फीचर को डिस्कशन करते हैं। आप लिखिएगा, सेंस वर्ड लिख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अगला है सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट्स। अब ये सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लिया कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज मामला फंस जाए, कोई प्रोविजन समझ नहीं आए, वो किसी चीज को एक्सप्लेन करना होगा, तो ये एक्सप्लेन करने की ऑथोरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो यही बोला हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना पड़े, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़े, इंटरप्रेट करना पड़े, समझाना पड़े, सेफ करना पड़े, सेफ गार्ड की तरह काम करते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेफ गार्ड है, जो इंटरप्रेट करने वाला है, ठीक है, ये सब कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी वहां पे कोर्ट होता है। ठीक है, ये कोई सरकार नहीं बदल सकती है। अगर समझाना हो, जैसे मान लीजिए कहीं फंडामेंटल राइट्स है और कोई मामला समझ नहीं आ रहा है क्या सही क्या गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा और वो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, इसीलिए लोग बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रेट करने वाला, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, कस्टोडियन है, मतलब देखभाल करने वाला है। कस्टोडियन मतलब क्या होता है, देखभाल करने वाला होता है। ये सब सुप्रीम कोर्ट होता है। वही तो लिखा हुआ है, courts have the power to interpret the constitution and the power of the different level of government। यानी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पावर को, कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को इंटरप्रेट करना, मतलब समझाना, एक्सप्लेन करना, ये काम होगा कोर्ट का। ठीक है, द हाईएस्ट कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द अंपायर। अंपायर मतलब समझ गया, मैच में जो अंपायर होता है डिसीजन लेने वाला, क्या सही क्या गलत है। अगर डिस्प्यूट हो दोनों टीम के बीच में, इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स again arising between the different level of government in the exercise of their respective power। यानी अगर दो और दो से लेवल ऑफ गवर्नमेंट में उनके पावर में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई डिस्प्यूट आ गया, तो उसके लिए जो अंपायर का काम करेगा, एम्पायर का काम करेगा, वो पावर करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। यानी एम्पायर की तरह काम करता है सुप्रीम कोर्ट, और इंटरप्रेटर की तरह काम करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी एक फेडरल का नेचर है। अगर कोई कंट्री फेडरल कंट्री है, तो वहां सुप्रीम कोर्ट यानी वहां का हायर कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट निकलेगा, उसके लिए वो एम्पायरिंग कर सकता है, उसका डिसीजन ले सकता है क्या सही और क्या गलत है। तो यही टॉपिक था, और ये रहा आपका पांचवा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये रहा फिफ्थ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। सेम एज लिख लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए अगर क्लास 10th में है तो। ठीक है, और एक लास्ट प्रोविजन को हम लोग देखेंगे, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, डिजायर। कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम जो होता है ना, उसका दो डिजायर होता है। एक डिजायर होता है देश की सुरक्षा करना, एक डिजायर होता है देश की सुरक्षा करना, और दूसरा डिजायर होता है कि देश की यूनिटी को कैसे बचा कर रखे, कि देश के यूनिटी को कैसे बचा रखे डाइवर्सिटी से। मतलब यूनिटी मेंटेन करना है, एकता, डाइवर्सिफाइड कंट्री में, कि सब रिलीजियस, सब कास्ट, सब लेवल के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। और एक होता है कि हम अपने देश को कैसे तरक्की करें,
प्रमोट करे, कैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कैसे कल्चरल एजुकेशनल डेवलपमेंट करे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, मतलब इन फेडरेशन या इन फेडरलिज्म देयर आर ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वन इज व्हाट, देखो द फेडरल सिस्टम has a dual objective. Number one, to safeguard and promote the unity of the country, while at the same time to accommodate the regional diversity. यानी इसका दो तरह का होता है, एक सेफ गार्ड की तरह काम करेगा, देश की सुरक्षा की काम करेगा कि देश का कोई बाहरी देश के साथ खतरा ना हो, एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी मतलब एकता, ठीक है। और वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट मतलब एक करना, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम पढ़ाया था याद हो, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, एकोमोडेट मीन एकत्रित करना, एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कहने का मतलब सेफ गार्ड की तरह काम करता है और रीजनल डाइवर्सिटी को यूनिफाइड करने का काम करता है कौन, फेडरल गवर्नमेंट। तो ये भी एक क्या है, नेचर है। तो आई होप ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये, और ये रहा फेडरलिज्म का 6 फीचर्स। अब मैं एनसीईआरटी को आपको दिखाया तो कहाँ से मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, ठीक है। इसे भी आप लोग देख लीजिए की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, वही चीज यहाँ लिखा हुआ शॉर्टकट में, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्टकट एक बार पढ़ लीजिएगा, सेम वही चीज है, छोटा मोटा इसको थोड़ा काम हो। देखो लास्ट में देखो, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, एंड दूसरा है एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब एक नोट्स टाइप में है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा या लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आप लोगों को दिखा, देखिए हम लोग यही पढ़े हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 6 फीचर्स और एक फीचर यहाँ लिखा हुआ है, सेम वही फीचर लिखा हुआ है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, कोई भी नया पॉइंट नहीं मिलेगा। देखिए जुडिशल भी समझाया था आप लोग को, यहाँ लिखा हुआ है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, यहाँ भी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, सेम जुडिशन, अलग अलग जुडिशन होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होता है, गारंटी होता है, अभी बताया था आप लोग को, जो भी जुडिशन होगा, ठीक है। और यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता है मेन फीचर्स फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट के पावर बताए थे, कोर्ट का हाईएस्ट कोर्ट इसको क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, डिफरेंट लेवल के बीच में जो कंफ्लिक्ट होगा उसको सॉल्व करेगा। यहाँ देखिए एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, ये वाला, ये मैं आप लोगों ने बताया था, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चल रहा है तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास डिफरेंट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगा कि कौन सा आदमी, कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर टैक्स लेगा। तो एक काम कीजिए, 7th फीचर ऐड कर लीजिए आप लोग, टोटल 7 फीचर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देखिए 7th फीचर, देखो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब होता है पैसा, रेवेन्यू फॉर द ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब ये भी नहीं रहेगा कंफ्यूजन में कौन सा गवर्नमेंट क्या काम करेगा, सभी लेवल के गवर्नमेंट का रिवेन्यू कलेक्शन करने का, टैक्सेशन का कलेक्शन करने का मैटर अलग अलग होगा, और जो भी स्पेसिफाइड होगा मतलब कानूनी सही होगा, ठीक है। ये भी एक 57 नंबर फीचर ऐड कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ एक फीचर दिया हुआ है, ये देखिए सेम वही है, गवर्नमेंट का मतलब एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी और सेफ गार्ड एंड प्रोमोट द व्हाट, यूनिटी ऑफ कंट्री, ठीक है। यूनिटी ऑफ कंट्री को प्रमोट करेगा और रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखेगा। ये था फीचर्स ऑफ व्हाट, फेडरलिज्म। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये रहा एनसीईआरटी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं और छोटा कर देता हूँ, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप देखिए और अपने क्लास 10th के स्टूडेंट को शेयर भी कीजिए, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।